बच्चों, मैं आपको अपने इस लेक्चर में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में एमओटी कहते हैं, को पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, ये केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं हमारे साथ एमओटी के नोट्स बनाने के लिए। बच्चों, आपको पता होगा मेरा नाम मुकेश कुमार है और ये हमारा एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम है मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत बच्चों, इसका जो शॉर्ट टेम प्रचलन में है वो एमओटी, इसको एमओटी के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, सबसे पहले एमओटी क्या बताती है इसके बारे में जानते हैं। एमओटी क्या बताती है? सबसे पहले एमओटी क्या बताती है इसको जानते हैं। तो बच्चों, एमओटी क्या बताती है, इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो ये बताती है, ये बताती है कि सहसंयोजी बंध बनने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि सहसंयोजी बंध बनने की प्रक्रिया बताती है। इसको हम लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनने की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया बताती है। ये क्या बताती है? कोवैलेंट बॉन्ड बनने की प्रोसेस बताती है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देती है? अणु के स्थायित्व। अणु के स्थायित्व, जिसको बच्चों बोलते हैं स्टेबिलिटी, अणु के स्थायित्व को बताती है। तो दूसरी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये अणु के स्थायित्व को बताती है। तीसरी इंफॉर्मेशन है अणु की सटीक मीन्स एग्जैक्ट, सटीक चुंबकीय प्रकृति यानी कि मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति को बताती है। महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ये अणु की चुंबकीय प्रकृति को एकदम एग्जैक्ट बताती है, सटीक बताती है। फोर्थ इंफॉर्मेशन है अणु की भिन्नात्मक मीन्स बच्चों फ्रैक्शनल, अणु की भिन्नात्मक बंध कोटि मीन्स बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, बंध कोटि को बताती है। अणु की भिन्नात्मक बंध कोटि को बताती है। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट ये भी इंफॉर्मेशन है जो एमओटी देती है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताती है। तो बच्चों, ये पॉइंट, ये इंफॉर्मेशन मैंने राइट डाउन की और ये इंफॉर्मेशन हमें एमओटी देती है। क्या क्या देती है? ये हमें ये बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने की प्रक्रिया क्या है। हालांकि इससे पहले की जो थ्योरी हैं वो भी कोवैलेंट बनने की प्रक्रिया बताती हैं। जैसे आपने इससे पहले लुईस थ्योरी पढ़ी है, लुईस थ्योरी ने भी बताया है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इसके बाद आपने पढ़ी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी कोवैलेंट के बॉन्ड बनने के बारे में। ये भी ये बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इसके बाद बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बताता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसके बाद ये एमओटी थ्योरी है, ये भी बताती है कि कोवैलेंट बनने की प्रोसेस क्या है, ये अपने ढंग से बताती है। इसके बाद सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अणु की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। इससे पहले ये जो तीनों थ्योरी थी, ये इनमें से कोई थ्योरी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है, जबकि एमओटी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में भी कंप्लीट पैकेज देती है, कंप्लीट जानकारी देती है।
तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये अणु की सटीक चुंबकीय प्रकृति। बच्चों मैंने सटीक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि चुंबकीय प्रकृति के बारे में इंफॉर्मेशन बीबीटी भी देती है, लेकिन बीबीटी की जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है। जैसे बच्चों बीबीटी बताता है कि O2 मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय है। बीबीटी के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय है, इट मीन्स डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। लेकिन बच्चों जब एक्सपेरिमेंट के आधार पे, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि ये नहीं, ये प्रतिचुंबकीय ना हो करके अनुचुंबकीय है। कैसा है बच्चों? अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन बीबीटी से हमें नहीं मिलता है, लेकिन एमओटी इसको एक्सप्लेन करती है। एमओटी देखो बच्चों मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताती है, अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताती है, जिससे ये पता चलता है कि O2 मॉलिक्यूल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 2 अयुग्मित क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि O2 अनुचुंबकीय है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देती है। फोर्थ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ये अणु की भिन्नात्मक बंद कोड बताती है। बंद कोड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर। अभी तक जितनी भी थ्योरी ये मैंने राइट डाउन कर रखी हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर तो बताती हैं, लेकिन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती हैं, भिन्नात्मक बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताती हैं। ये बताती हैं बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ये कभी भी नहीं बताती कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, 2.5 है या 3.5 है। ये इस तरह का बॉन्ड ऑर्डर केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का इसने यूज किया है कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये फिफ्थ इंफॉर्मेशन हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको मोस्टली देती है। इनको आप नोट कर लें और कॉपी में, और या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं कि एमओटी क्या है और कौन कौन से इसमें मेन पॉइंट्स हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 1932 में 2 साइंटिस्ट थे, हुंड एंड मुल्कन। हुंड एक साइंटिस्ट हुंड थे, दूसरे थे मुल्कन। उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। किसने दिया था? 1932 में हुंड एंड मुल्कन ने। अब बच्चों इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स को समझते हैं। आप भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करते जाएंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली इंफॉर्मेशन ये देता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने की प्रोसेस क्या है। तो अब ये अपने अकॉर्डिंग बताता है कि कोवैलेंट बनने की प्रोसेस क्या है, उसको देखते हैं। बच्चों ये बताता है कि 2 परमाणुओं के बीच में, थोड़ा राइट डाउन कर लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी का मतलब है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध, 2 परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजी बंध परमाणुओं की परमाणविक मीन्स एटॉमिक, परमाणविक कक्षकों के आपस में संयोग से आणविक कक्षकों के बनाने के कारण बनता है। अब बच्चों इसी पॉइंट को पकड़ो, बनता है।
देखो ये थ्योरी ये कहती है कि दो परमाणुओं के मध्य में या दो परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजी बंध है ये परमाणुओं की परमाणविक कक्षकों के आपस में संयोग से आणविक कक्षकों के बनाने के कारण बनता है। यानी कि जिन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध बन रहा है वो सहसंयोजी बंध दरअसल उन परमाणुओं की परमाणविक कक्षकों के आपस में संयोग करने के कारण आणविक कक्षकों के बनने के कारण बन रहा है। आणविक कक्षकों के बनने के कारण बन रहा है। इससे पहले की थ्योरी जो थी जैसे बीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी थी वो ये बताती थी कि परमाणविक कक्षकों के अधव्यापन के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध बनता है। अब ये कह रही है कि परमाणुओं के परमाणविक कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षकों के बनने के कारण बनता है। यानी कि अगर दो परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो वो उन परमाणुओं की परमाणविक कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षकों के बनाने के कारण बनता है। अब जरा देखते हैं कि कौन सी परमाणविक कक्षकें आपस में संयोग करके आणविक कक्षकें बनाएंगी या बनाती हैं। आपस में संयोग करने वाली परमाणविक इट मीन्स एटॉमिक परमाणविक कक्षकें समान या लगभग समान ऊर्जा वाली और समान आकृति वाली होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे दो कंडीशन आ गई कि ऐसा नहीं है कि कोई परमाणु ऑर्बिटल किसी परमाणु ऑर्बिटल से संयोग करके आणविक कक्षक बना ले, ऐसा नहीं है। आपस में संयोग करने वाली परमाणविक कक्षकें समान या लगभग समान ऊर्जा वाली और समान आकृति वाली होनी चाहिए। जैसे पहली परमाणविक कक्षक कौन है 1s, तो 1s किससे संयोग करनी चाहिए 1s से। यानी कि एक परमाणु की 1s दूसरे परमाणु की 1s से जब आपस में संयोग करेगी तभी इनके संयोग करने से आणविक कक्षकें बनेंगी। चूंकि 1s की ऊर्जा कैसी है समान है और इनकी आकृति भी समान है। इसी तरह से दूसरी परमाणु कक्षक कौन आती है 2s। जब एक परमाणु की 2s दूसरे परमाणु की 2s से संयोग करेगी तब इन दोनों के द्वारा आणविक कक्षक बनेगी। 2s के बाद बच्चों नंबर किसका आता है 2px का। जब एक परमाणु की 2px दूसरे परमाणु की 2px से संयोग करेगी तब इन दोनों से क्या बनेगी आणविक कक्षकें बनेगी। इसी तरह से 2py एक परमाणु की 2py दूसरे परमाणु की 2py, एक परमाणु की 2pz और दूसरे परमाणु की 2pz जब आपस में संयोग करेंगी तब क्या बनेंगी तब आणविक कक्षकें बनेंगी। अब बच्चों 2pz यानी कि दूसरे कोष के बाद जो परमाणविक कक्षकें हैं उनके संयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि जितने भी अणु हैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2pz तक कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए आगे की आवश्यकता नहीं है और बुक्स में है भी नहीं क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स भी नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ समान ऊर्जा। देखिए बच्चों अगर परमाणु समान है जैसे H S से मिला और क्या बना H2 बना तो इसमें बच्चों दोनों परमाणु समान हैं। तो अगर इसकी 1s लें इसकी 1s लें परमाणविक कक्षक तो इन दोनों की ऊर्जा कैसी है लगभग नहीं बिल्कुल समान है। और इस तरह के मॉलिक्यूल को कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब अगर इसके ठीक अपोजिट चले जाएं, एक हम आइटम ले लें कार्बन का एक ले लें ऑक्सीजन का और मॉलिक्यूल बनाएं CO, तो इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब अगर हम कार्बन का 1s लें
और ऑक्सीजन का 1s लें तो दोनों के ही 1s हैं, ये 1s हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा एकदम समान नहीं होगी। कैसी होगी? लगभग समान होगी, इसलिए इसमें लगभग समान ऊर्जा वाला वर्ड आया है। तो बच्चों अब है क्या है कि 11th में केवल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो आपको फोकस किस पे करना है? समान ऊर्जा वाली परमाणु ऑर्बिटलों पर। तो बच्चों यहां से दो फैक्ट्स ये क्लियर हुए कि सहसंयोजी बंध जिन परमाणुओं के बीच में बनता है वो उन परमाणुओं के आपस में मिलने से आणविक कक्षकों के बनने के कारण बनता है। और कौन सी परमाणविक कक्षकें आणविक कक्षकें बना सकती हैं? तो इसके लिए दो कंडीशन यहां पर मैंने बताई कि उनकी ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए और आकृति भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। बच्चों इन दोनों पॉइंटों को नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो कुछ आपके माइंड में फैक्ट बन रहा होगा कि इसमें परमाणविक कक्षकों का आपस में संयोग हो रहा है जिससे आणविक कक्षकें बन रही हैं। अब बच्चों परमाणविक कक्षकों का संयोग एक सिद्धांत के द्वारा होता है, उस सिद्धांत को देख लें। परमाणविक कक्षकें मैंने कहा कि परमाणविक कक्षकों का संयोग एक सिद्धांत के द्वारा होता है ना। परमाणविक कक्षकें रेखीय संयोजन सिद्धांत। बच्चों इसको लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको शॉर्ट में बच्चों कहते हैं LCAO सिद्धांत। इसको LCAO सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो परमाणविक कक्षकें रेखीय संयोजन सिद्धांत के अनुसार संयोग करती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि परमाणविक कक्षकों के संयोग करने से आणविक कक्षकें बनती हैं। अब बात आई कि परमाणविक कक्षकें संयोग कैसे करती हैं, तो ये रेखीय संयोजन सिद्धांत के अनुसार संयोग करती हैं। रेखीय संयोजन सिद्धांत के अनुसार संयोग करती हैं। अब रेखीय संयोजन सिद्धांत क्या है, तो बच्चों इसे समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब परमाणविक कक्षकें या कक्षकों कर लो, जब परमाणविक कक्षकों की नाभिकें एक सीधी रेखा में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, तब उनके संयोग से आणविक कक्षकें बनती हैं। तो ये रेखीय संयोजन सिद्धांत ये कह रहा है कि नहीं, जो परमाणविक कक्षकों के बीच में संयोग होना है उनकी नाभिकें एक सीधी रेखा में एक दूसरे के नजदीक आनी चाहिए, तभी उनके संयोग से आणविक कक्षकें बनेंगी या बनती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। बच्चों आपने पढ़ा है आधुनिक परमाणु मॉडल। आधुनिक परमाणु मॉडल में परमाणविक कक्षक को तरंग फलन कहा गया है। इसको देखते हैं। आधुनिक
परमाणु मॉडल में, आधुनिक परमाणु मॉडल में परमाणविक कक्षक। बच्चों इसको हम किस नाम से जानते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। कक्षक को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। आधुनिक परमाणु मॉडल में परमाणविक कक्षक को तरंग फलन क्या बोला जाता है बच्चों? तरंग फलन, यानी कि वेव फंक्शन। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन की तरंग वेव नेचर का यूज इसमें किया गया है। आधुनिक परमाणु मॉडल में परमाणविक कक्षक को तरंग फलन कहा जाता है। अब बच्चों आधुनिक परमाणु मॉडल किसने दिया था? आधुनिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने दिया था। इस कारण से उसका नाम श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल भी है। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा था? परमाणविक कक्षक को तरंग फलन कहा था। तो आधुनिक परमाणु मॉडल में परमाणु कक्षक को तरंग फलन कहा जाता है। और बच्चों ग्रीक भाषा का एक अक्षर है साई, तो इससे इसको व्यक्त किया जाता है, और साई से व्यक्त किया जाता है। इट मीन्स हम परमाणविक कक्षक को वेव फंक्शन मान सकते हैं। परमाणविक कक्षक को वेव फंक्शन मान सकते हैं, और यहाँ परमाणविक कक्षकें ही आपस में संयोग कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि उनके तरंग फलन संयोग कर रहे हैं, यानी कि वेव फंक्शन संयोग कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? परमाणविक कक्षकें संयुक्त हो रही हैं। तो मतलब इसका हुआ, इसका अर्थ है कि जब दो परमाणविक कक्षकें संयुक्त होती हैं, तब वास्तव में, यानी कि रियलिटी में, तब वास्तव में उनके तरंग फलन, इट मीन्स वेव फंक्शन, तरंग फलन, कौन से तरंग फलन? साई1 व साई2। एक ऑर्बिटल का तरंग फलन साई1 मान लेंगे, दूसरे को साई2 मान लेंगे, तब उनके तरंग फलन संयुक्त होते हैं। देखो बच्चों, जब तरंग फलन आपस में संयुक्त हो जाएं, आपस में कंबाइन कर जाएं, तो वेव थ्योरी में एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना आती है जिसको हम कहते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। यानी कि तब वहाँ क्या होगा? व्यतिकरण होगा। तो यहाँ पर भी व्यतिकरण होगा। दो वेव फंक्शन आपस में संयुक्त हुए हैं, यानी कि इसका अर्थ है कि जब दो परमाणविक कक्षकें संयुक्त होती हैं, तब वास्तव में उनके तरंग फलन संयुक्त होते हैं। और क्या होता है? और व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस होता है। तो बच्चों जब तरंग फलनों का एडिशन होता है तो एक तरह का इंटरफेरेंस होता है, और जब तरंग फलनों का सब्ट्रैक्शन होता है तो दूसरे तरह का इंटरफेरेंस होता है। तो इट मीन्स यहाँ दो तरह के व्यतिकरण होंगे, और दो तरह के व्यतिकरणों से दो अलग अलग प्रकार की आणविक कक्षकें आएंगी। अब समझो, दिमाग लगाओ, यहाँ परमाणविक कक्षक को क्या मान लिया गया है? वेव फंक्शन मान लिया गया है। तो दो परमाणविक कक्षकें आपस में संयुक्त हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आए दो वेव तरंग फलन। तो दो तरंग फलन जब आपस में संयुक्त होंगे, तो इसका मतलब है दो आणविक कक्षकें हमें मिलेंगी, अलग अलग प्रकार की आणविक कक्षकें मिलेंगी, क्योंकि तरंग फलनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग प्रकार से होता है। एक में एडिशन, दूसरे में सब्ट्रैक्शन। तो और व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से व्यतिकरण हैं बच्चों?
नंबर 1 में आएगा संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। बच्चों इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बच्चों इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा है, ये संपोषी है बच्चों, संपोषी। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। बच्चों इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों इसको हम इसके लिए सिंबल लिखेंगे DI। तो दो तरह का इंटरफेरेंस आया, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के कारण अलग तरह की आणविक कक्षक बनेगी और विनाशी व्यतिकरण के कारण अलग तरह की आणविक कक्षक बनेगी। संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंग फलन ऐड हो जाएंगे, psi1 + psi2, और विनाशी में दोनों एक से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि psi1 - psi2। बच्चों इसे नोट करो, इसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट नंबर 4 को एक्सप्लेन करते हैं। दो तरंग फलन हैं, यानी कि दो हमारे पास परमाणुविक कक्षक हैं। वो किसके फॉर्म में हैं? तरंग फलन के फॉर्म में हैं, जो आपस में कंबाइन कर रही हैं। तो दो कंबाइन कर रही हैं तो दो नई आणविक कक्षकें मिलनी चाहिए। देखिए बच्चों, जैसे ऐसे मान लो एक वेव फंक्शन मैंने ये मान लिया psi1, और दूसरा वेव फंक्शन इसी तरह का है जिसका नाम है psi2। इन दोनों का हो रहा है आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। तो बच्चों ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? इनका जुड़ जाएंगे। तो ध्यान रखो बच्चों, जो ऊपर वाला लोब है ये हो जाएगा डबल, इससे ये जुड़ेगा तो इसकी हाइट हो जाएगी डबल, इस तरह का आएगा, और नीचे वाला भी इस तरह का आएगा। तो इसको बच्चों बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको संपोषी व्यतिकरण। और ये क्या हो गया? ये हो गया psi1 + psi2। और यहाँ से जो आणविक कक्षक आएगी, जो आणविक कक्षक इस व्यतिकरण से प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं बच्चों? बंधी आणविक कक्षक। इसको बच्चों बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और बच्चों इसको शॉर्ट में लिखते हैं BMO, BMO। अब बच्चों बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, इस कारण से इसका स्थायित्व अधिक होता है। ये फैक्ट लिख लेंगे। फैक्ट क्या है? बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, इसलिए इसका स्थायित्व मीन्स स्टेबिलिटी, इसलिए इसका स्थायित्व अधिकतम होता है, इसलिए इसका स्थायित्व अधिकतम होता है। अब दूसरी तरह के इंटरफेरेंस पर आते हैं बच्चों, डिस्ट्रक्टिव पे आते हैं। इसी तरह के वेव फंक्शन दो ले लेते हैं। एक से दूसरा हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कराना है। ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बच्चों यहाँ ज़रा दिमाग लगाइए, एक से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समान प्रकार की परमाणुविक कक्षकें हैं, यानी कि इनके लोब आपस में समान हैं। इसको psi1 मान लिया, इसको psi2 मान लिया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन आएगा उसमें किसी तरह का कोई लोब नहीं होगा, केवल एक लाइन होगी। और इसको हम क्या बोलेंगे? psi1 - psi2। और इससे जो आणविक कक्षक प्राप्त होती है उसको कहते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक।
बच्चों प्रतिबंधी आणविक कक्षक, इसको बोलते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब बच्चों इसको शॉर्ट में बोलते हैं एंटी से ए, बॉन्डिंग से बी, मोलिकुलर से एम, ऑर्बिटल से ओ। इसको ABMO भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको ABMO कहते हैं। अब बच्चों यहाँ ये फैक्ट है कि प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इसका स्थायित्व कम होता है। जिसकी ऊर्जा अधिक उसका स्थायित्व कम, जिसकी ऊर्जा कम उसका स्थायित्व अधिक। याद रखेंगे प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इसका स्थायित्व न्यूनतम होता है, इसलिए इसका स्थायित्व न्यूनतम होता है। ये बच्चों बात ध्यान रखेंगे। अब बच्चों ये तो था मेरा पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। 5th मेन पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट ये कहता है कि बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक दो प्रकार की होती हैं, सिग्मा और पाई। यानी कि सिग्मा बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षक, पाई बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षक। देखिए बच्चों, बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षकें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। याद रखेंगे बच्चों, पहली सिग्मा बंधी या प्रतिबंधी। सिग्मा बंधी भी होती है और प्रतिबंधी भी होती है। सिग्मा बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षक। दूसरी नंबर 2 पाई बंधी या प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इसको नोट कर लेंगे बच्चों, नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके 5 पॉइंट्स को पढ़ा और समझा। अब आते हैं इसके पॉइंट नंबर 6 पर। यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि 2 तरह की आणविक कक्षकें बनती हैं, बंदी और प्रतिबंधी। बंदी बनती है संपोषी व्यतिकरण से और प्रतिबंधी बनती है विनाशी व्यतिकरण से। और ये दोनों प्रकार की जो आणविक कक्षकें हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। सिग्मा टाइप की भी होती हैं और पाई टाइप की होती हैं। बच्चों इससे पहले जो आपने थ्योरी पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसमें आपको बताया गया था कि सिग्मा का कॉन्सेप्ट तभी आया है जब जो व्यतिकरण हुआ है, या आप ये कह लो वहाँ व्यतिकरण नहीं था, अध्यापन था। जब अध्यापन अक्षीय होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब अध्यापन पार्श्वीय होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। थोड़ा सा पॉइंट वहीं से लेते हैं और यहाँ पर सिग्मा आणविक कक्षक और पाई आणविक कक्षक को डिफाइन करते हैं, साफ करते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 6 में इसको डिफाइन करते हैं कि सिग्मा आणविक कक्षक क्या है और पाई आणविक कक्षक क्या है। सिग्मा आणविक कक्षक और पाई आणविक कक्षक। तो सिग्मा का कॉन्सेप्ट अक्षीय और पाई का कॉन्सेप्ट पार्श्वीय या पैरेलल। देखिए पॉइंट नंबर 6, जब परमाणविक
कक्ष के अक्षीय एक्सियल अक्षीय व्यतकरण ऑब्लिक अतिव्यापन करती हैं, तब सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं, तब सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं। और जब पार्श्वी का मतलब पैरेलल व्यतकरण ऑब्लिक अतिव्यापन करती हैं, तब जहां पार्श्वी आ जाए वहां पाई की कॉन्सेप्ट आ जाती है, जहां अक्षी आता है वहां कॉन्सेप्ट आती है सिग्मा की, तब पाई आणविक कक्षक बनते हैं, तब पाई आणविक कक्षक बनते हैं। अब जरा बच्चों इनको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम 1s, एक परमाणु की 1s, दूसरे परमाणु की 1s परमाणु कक्षक को लेते हैं, यानी कि जो दो परमाणु आपस में संयोग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों परमाणुओं की 1s परमाणु कक्षक को लेते हैं और उनका आपस में संयोग कराते हैं। देखिए बच्चों, पहले परमाणु की हमने ले ली 1s परमाणु कक्षक और दूसरे परमाणु की ले ली 1s परमाणु कक्षक। तो बच्चों अब देखते हैं ये जब संयोग करती हैं, अभी मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इनके संयोग करने से जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संयोग करने से जो आणविक कक्षक प्राप्त होती है उसका आकार इस तरह से होता है, उसका आकार इस तरह से बच्चों होता है प्लस प्लस प्लस, ये बीच में न्यूक्लियस इस तरह से होता है और इसको बच्चों कहते हैं। अब देखो बच्चों, वह SS हमेशा अक्षीय व्यापन करते हैं। SS आणविक कक्षक किस तरह का व्यापन करते हैं? SS परमाणु कक्षक हमेशा अक्षीय व्यापन करते हैं। PP अक्षीय भी करते हैं और PP पार्श्वी भी करते हैं। तो यहाँ अभी S की बात हो रही है तो यहाँ अक्षीय व्यापन हो रहा है। अक्षीय व्यापन से कौन सी आणविक कक्षक बनेगी? सिग्मा। तो यहाँ बन रही है सिग्मा 1s। 1s से बन रही है तो इसलिए 1s इसमें यूज करेंगे, सिग्मा बन रही है इसलिए सिग्मा लगा देंगे। इसका नाम है सिग्मा 1s और ये बंधी आणविक कक्षक है तो ये क्या है? BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों, इन्हीं आणविक परमाणविक कक्षकों का अब कराते हैं विनाशी व्यतकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कराएंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों का कराएंगे। तो जब इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव, तो जो आणविक कक्षक प्राप्त होती है उसका स्वरूप इस तरह से हो जाता है। बीच में एक प्लेन हमको मिलता है, बीच में एक प्लेन मिलने लगता है, दोनों इन पार्टों के बीच में एक मिलता है हमको प्लेन जिसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चों? नोडल प्लेन। अगर आपको याद होगा तो पता होगा, नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। ये प्लस ये प्लस। अब बच्चों ये जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है तो ये प्रतिबंधी आणविक कक्षक है। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे अक्षीय व्यापन हो रहा है तो जो आणविक कक्षक है उसका टाइप तो सिग्मा है। टाइप क्या है? सिग्मा है। और किससे बन रही है? 1s से बन रही है। लेकिन प्रतिबंधी वाली बात को शो करने के लिए हम इसके ऊपर लगा देंगे स्टार। प्रतिबंधी के लिए क्या बनता है? क्या बनता है बच्चों? स्टार लगा दिया जाता है। तो इसको पढ़ेंगे सिग्मा स्टार 1s और इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बच्चों जरा स्क्रीनशॉट इसका ले लें क्योंकि इसके बाद हम इसी में 2s को समझाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।
ठीक। अब बच्चों 1s के बाद नंबर किसका आता है? पहले तो 1s परमाणु कक्षक आती है, फिर 2s आती है, इसी के बाद 2p आती है। हमने पॉइंट नंबर सेकंड में एक्सप्लेन किया है। तो अगर अब दोनों परमाणुओं की 2s आ गई तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का फिगर आएगा और यहां आणविक कक्षक हो जाएगी सिग्मा 2s और यहां भी 2 बन जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, यहां 2 आ जाएगा और प्रतिबंधी आणविक कक्षक हो जाएगी सिग्मा स्टार 2s। इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 2s के बाद नंबर आता है 2p का। अब बच्चों जब एक परमाणु की 2p और दूसरे परमाणु की 2p परमाणुविक कक्षकों से आपस में क्या करती हैं? आपस में मिक्सिंग करती हैं, तो देखो कंडीशन क्या बनती है। इट मीन्स मिक्सिंग का मतलब यहां अध्यापन से है। देखो p परमाणुविक कक्षक इस तरह से हम बनाते हैं, तो इसमें एक हो जाती है px, दूसरी py और तीसरी pz। अब यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको ही px मानो या py मानो या pz मानो। वैसे इस समय जो परिपाटी चली आ रही है उसमें साइंटिस्ट इसको जो लीनियर है इसको pz मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? pz। तो हम भी इसको pz मान लेंगे और जो दो बचती हैं उनमें से एक को py और एक को px मान लिया गया है। तो ये पहले परमाणु की 3 pz परमाणुविक कक्षक हैं। अब दूसरा परमाणु, भाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 परमाणु चाहिए। अब दूसरे परमाणु की p ऑर्बिटलें देखें तो ये pz, इसकी ये pz और एक pz ये, तो ये वाली इसको pz मान लो, इसको हमने क्या माना है? px माना है और इसको py माना है। तो अब जरा आप अध्यापन के बारे में बात करें तो pz कौन सा अध्यापन करती हैं? अक्षी। तो pz के बीच में हम अक्षीय अध्यापन कराते हैं। इट मीन्स यहाँ हमारे समझाने का उद्देश्य है कि pz अक्षीय अध्यापन करेंगी और क्या बनाएंगी? सिग्मा आणविक कक्षक बनाएंगी। क्या बनाएंगी? सिग्मा आणविक कक्षक। और बची हुई px या py, px इस तरह से इसमें अध्यापन होता है और py में इस तरह से और px में इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। तो अन्य दोनों बची हुई, चाहे वो px हो या py हो, ये दोनों करा रही हैं पार्श्वीय अध्यापन। तो यहां से बनेंगी पाई आणविक कक्षकें। ये फैक्ट क्लियर करना है आपको। pz जब आपस में व्यतिकरण या अध्यापन करेंगी तो इनसे बनेंगी सिग्मा आणविक कक्षक और px या py जब आपस में व्यतिकरण करेंगी तो इनसे बनेंगी पाई आणविक कक्षक। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। अब देखो हमने ले ली पहले परमाणु की 2px और दूसरे परमाणु की ले ली 2px, ये प्लस प्लस सिरा, ये माइनस माइनस सिरा और इन दोनों का आपस में करा दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों इसको साफ कर दें, ये आप जानते हैं, बस आपको याद दिलाने के लिए मैंने इसको बनाया था। तो बच्चों यहाँ पर जो पिक्चर क्लियर होती है वो इस तरह की आती है। बच्चों ध्यान दो, ऐसे 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 इस तरह की पिक्चर आती है। तो ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है और इस तरह की जो पिक्चर आती है आणविक कक्षक की वो होती है बच्चों सिग्मा। अब बच्चों एक मिनट बच्चों, यहाँ हम pz कर लेते हैं। पहले हम अक्षीय अध्यापन करा रहे हैं, यहाँ कर लेंगे 2pz। तो जो आणविक कक्षक बनती है उसका नाम है सिग्मा 2pz। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रही है इसलिए इसमें स्टार नहीं आया, ये बंदी आणविक कक्षक है। कौन सी है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इसमें 2 नोडल प्लेन होते हैं बच्चों, एक नोडल प्लेन ये है, एक नोडल प्लेन ये क्या है? नोडल प्लेन है। यानी कि इनमें इन प्लेन्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। ठीक, तो 2 नोडल प्लेन इससे मिलते हैं। अब दूसरी तरह का इसमें करा लो व्यतिकरण। अभी तो हमने क्या कराया है? संपोषी कराया है। अब इसके बाद में करा लेते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो जब विनाशी व्यतिकरण इसमें होता है यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो स्वरूप बदल जाता है।
तो स्वरूप इनका बदल जाता है और इस तरह से एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बच्चों, एक ऐसे मिलती है, एक ऐसे मिलती है और दूसरी ऐसे मिलती है। ये माइनस माइनस सिरा है, ये प्लस प्लस सिरा है। नहीं बच्चों, अंदर वाला है तो इसको ये प्लस सिरा है और ये माइनस माइनस सिरा है। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखते हैं, यहाँ 3 नोडल प्लेन मिलते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। टोटल नोडल प्लेन इसमें कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। एक तो नोडल प्लेन ये है और एक नोडल प्लेन ये है और एक नोडल प्लेन ये है। इसमें 3 नोडल प्लेन हैं और ये प्रतिबंधी आणविक कक्षक है, तो यहाँ लगाएंगे सिग्मा स्टार 2pz। इसका नाम है ABMO। ABMO इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद PX को समझते हैं। ले लें बच्चों स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब लाते हैं हम पैरेलल वाले इंटरफेरेंस को। मैंने यहाँ ले लिया एक PX ले ली, फिर दूसरे परमाणु की एक PX ले लेते हैं, 2px प्लस माइनस और इनका करा दे रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब यहाँ होता है तो इस तरह की तस्वीर बनती है, ऊपर इस तरह से फिगर आता है और नीचे फिगर आता है, ये प्लस ये माइनस। और ये बीच में जो प्लेन मैंने बनाया है ये नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है। और ये जो आणविक कक्षक मिली है हमें, ये पाई आणविक कक्षक है, इसलिए पाई हम इसमें बनाएंगे। और 2px से मिली है तो ब्रैकेट में 2px बनाएंगे। ये बंधी आणविक कक्षक है, इसलिए इसमें लिख देंगे BMO। अब इन्हीं दोनों का जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हैं, अब डिस्ट्रक्टिव में बच्चों यहाँ माइनस लग जाएगा, डिस्ट्रक्टिव कराते हैं प्लस माइनस। कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये 2px ये 2px। तो बच्चों अब देखो इसमें क्या होता है, इस तरह की फिगर आती है, ठीक है बच्चों, ये प्लस माइनस, बीच में एक नोडल प्लेन मिलती है। अब ये डिस्ट्रक्टिव से बनी है इसलिए इसको प्रतिबंधी कहते हैं, लिखेंगे पाई स्टार 2px से। और ये क्या है? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आपको ये कुछ आकृतियां समझ में आई होंगी कि ऑर्बिटल से जब इस तरह का कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं अक्षीय या पार्श्वीय व्यतकरण में, तो किस तरह से आणविक कक्षकें बन रही हैं, उनका फिगर कैसा है, उनका नोडल प्लेन्स क्या है। बच्चों यहाँ से कंपटीशन में नोडल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बच्चों था आणविक कक्षकों का बनना। अब आणविक कक्षकों का बनना जो आप यहाँ ज़्यादा यूज करेंगे उसको एक बार हम आप समझाने जा रहे हैं। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान में रखेंगे, खास तौर से नोडल प्लेन को। देखिए बच्चों इसको साफ करते हैं। अब बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, बॉक्स वाला जो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, हमने किया था पहले परमाणु की 1s को लिया था और दूसरे परमाणु की 1s को लिया था, जिससे 2 आणविक कक्षकें हमें मिल रही हैं। एक की ऊर्जा कम है, जिसकी ऊर्जा कम है उसको हम कहते हैं सिग्मा 1s, यानी कि जिसकी ऊर्जा कम है उस आणविक कक्षक का नाम है सिग्मा 1s और जिसकी ऊर्जा अधिक है उस आणविक कक्षक का नाम है सिग्मा स्टार 1s। ये बंदी आणविक कक्षक है, ये प्रतिबंधी, यानी कि सिग्मा 1s के मिलने से जो 2 आणविक कक्षकें बनती हैं उनका नाम है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से जब 2s तो 2s के मिलने से एक बनती है बच्चों सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। अब बच्चों बात आती है 2p की। देखो एक परमाणु की 2p यानी कि 2px 2py
और 2pz। फिर दूसरा परमाणु, जिन दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बनता है उनकी ये परमाणुविक कक्षकें हैं 2px, 2py और 2pz। अब ये जब आपस से मिलती हैं, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये जब आपस में मिलती हैं, ध्यान से बच्चों देखेंगे, ये जब आपस में मिलती हैं तो दो देखो पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, इस तरह की आणविक कक्षकें अभी आपने देखी जो मैंने बनाई थी। तो नीचे जो आणविक कक्षकें मिलेंगी उनकी ऊर्जा कम होगी और जिनकी कम होती है उनको हम बंदी कहते हैं। तो यहाँ बच्चों पाई 2px और पाई 2py इन दोनों की ऊर्जा बराबर होती है, इसलिए इनको एक साथ बनाते हैं। ऊर्जा बराबर होने की वजह से इनको एक साथ बनाते हैं। इसके ठीक ऊपर बच्चों होती है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और जिनकी ऊर्जा संयोग करने वाली परमाणुविक कक्षकों से अधिक होती है उनको हम लोग प्रतिबंधी कहते हैं। तो जब ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ दो परमाणुविक कक्षकें मिलती हैं, कौन कौन, पाई स्टार, दो आणविक कक्षकें मिलती हैं पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। इन बच्चों इन दोनों की ऊर्जा समान होती है जो एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है। सबसे अधिक ऊर्जा होती है सिग्मा स्टार 2pz की। तो इस तरह से बच्चों इतनी आणविक कक्षकें हमने बनाई, इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो एक तरफ से बच्चों ध्यान में रखो, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। देखिए बच्चों, जब आपने परमाणुविक कक्षकें पढ़ी थी तो उसमें आपने बच्चों हुंड का रूल पढ़ा था, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा था, आप-बाउ नियम पढ़ा था। तो वो सारे रूल आणविक कक्षकों पर भी लागू होते हैं। यानी कि अगर एक परमाणुविक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो एक आणविक कक्षक में भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि परमाणुविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, तो इसमें भी वही रूल लागू रहेगा। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इन पॉइंटों को राइट डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 7, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव हुंड नियम के अनुसार होता है, हुंड नियम के अनुसार होता है। एक आणविक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक आणविक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 8 हमारा कहता है कि आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। अब बच्चों, आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम
आपको पता होना चाहिए, तभी आप अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। तो बच्चों नियम है, अब ध्यान दें, दो तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। पहला देखो, 14 इलेक्ट्रॉनों से कम या 14 इलेक्ट्रॉनों के लिए, मतलब ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से कम है या 14 के बराबर है, इनके लिए आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम अलग रहता है। क्या रहता है देखते हैं बच्चों। सिग्मा 1s, सबसे कम ऊर्जा सिग्मा 1s की होती है बच्चों, इससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की। इससे ज़्यादा बच्चों ऊर्जा होती है पाई 2px और पाई 2py की। बच्चों इन दोनों की ऊर्जा आपस में समान होती है। फिर इससे अधिक ऊर्जा सिग्मा 2pz की, इससे अधिक ऊर्जा सिग्मा 2pz की। इससे अधिक ऊर्जा बच्चों होती है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। y बच्चों सफिक्स है, छोटा बनेगा। सबसे अधिक ऊर्जा होती है सिग्मा स्टार 2pz की। तो ये बच्चों उन अणुओं के लिए ये आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 14 है या 14 से कम है। 14 से अधिक वालों के लिए देखो, 14 इलेक्ट्रॉनों से अधिक के लिए, 14 इलेक्ट्रॉनों से अधिक के लिए, इनके लिए क्या रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बच्चों यहाँ तक किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसके बाद यहाँ चेंजिंग आ जाती है कि सिग्मा 2pz और पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। मतलब सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल पाई 2py की जगह आ जाएगा और पाई 2px इक्वल पाई 2py सिग्मा 2pz की जगह चला जाएगा और किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखेंगे। सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px इक्वल पाई 2py। इसके बाद बच्चों आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे अधिक ऊर्जा है सिग्मा स्टार 2pz की। तो बच्चों ये कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट पैकेज था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में इसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। बच्चों लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है तो इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। इसको पार्ट नंबर फर्स्ट बोलेंगे, अगला पार्ट नंबर सेकंड में अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका बॉन्ड ऑर्डर, उनकी स्टेबिलिटी और उनका मैग्नेटिक नेचर, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इनके आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख यानी कि ELD बनाना आपको सिखाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक मेहनत से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और ईमानदारी से मेहनत करिए जिससे आप अपने फील्ड में मैक्सिमम सक्सेस को गेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।